हेलो दोस्तों, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ क्लास में आपका स्वागत है। और ये देखिए 10वीं क्लास है। इससे पहले आप लोग 9 क्लासें देख चुके हैं और जिन लोगों ने नहीं देखी हैं वो लोग यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जो लोग पहली बार क्लास देख रहे हैं कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया। तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा था, क्या कह रहा था, x माइनस वाई में क्या जोड़ें कि योगफल आपका 2x प्लस वाई हो जाए। तो यहाँ पे इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग मान के चलेंगे, माना x माइनस वाई में देखिए कुछ भी मान लो आप लोग चाहो तो। देखो x y तो दिया गया है, अदर कोई संख्या जैसे a मान लो, b मान लो, कुछ भी मान लो। हम यहाँ पे मान रहे हैं कि माना x माइनस वाई में m जोड़, ठीक है। x माइनस वाई में क्या जोड़ा है, m। तो हम लोग क्या करेंगे, x माइनस वाई में m जोड़े, ये मान के चल रहा हूँ। तो हमसे कह रहे हैं कि x माइनस वाई में क्या जोड़े कि योगफल कितना हो जाए, 2x प्लस वाई हो जाए। हमने क्या लिखा है कि x माइनस वाई में m जोड़े, तो यहाँ पे क्या हो जाए x माइनस वाई प्लस m। तो हमने क्या किया, x माइनस वाई में कितना जोड़ दिया, m जोड़ दिया। तो इनका जो योगफल बनेगा वो क्या बन जाएगा आपका 2x प्लस वाई बन जाएगा। क्लियर नहीं, जो क्वेश्चन कह रहा है वही हमने किया। इसमें कह रहा है कि क्या जोड़े, तो हमने मान लिया m जोड़े और m जोड़ दिया। x माइनस वाई में क्या जोड़ा, m जोड़ दिया। तो ये योगफल कितना बनेगा, 2x प्लस वाई हो गया। क्लियर करें, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें m का मान चाहिए। तो ये जो x माइनस वाई है इसको इधर लेके आएंगे बराबर के इस साइड, तो ये बनेगा 2x प्लस वाई। और ये देखो x कैसा है, प्लस का है, इधर आएगा तो कैसे हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। और ये माइनस का y है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाए, 2x में से आपका x जाएगा, कितना बचेगा, क्लियर नहीं, x बचेगा। और यहाँ पे क्या दिया, y प्लस वाई, ठीक है, दोनों प्लस के हैं। तो दोनों प्लस के हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 2y। समझे। तो हमसे कह रहा था x माइनस वाई में क्या जोड़ें, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा x माइनस वाई में x प्लस 2y जोड़ें, ठीक है। तो x माइनस वाई में क्या जोड़ा जाएगा, आपका x प्लस 2y जोड़ा जाएगा। जब x प्लस 2y जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 2x प्लस वाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे कि व्रत के 3 गुण बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं व्रत के 3 गुण, ठीक है। व्रत के 3 गुण लिखने हैं आपको। तो देखिए व्रत क्या होता है आपका, सर्किल होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक तो जो केंद्र बिंदु होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र बोल देते हैं। और केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी क्या बोली जाती है, त्रिज्या बोली जाती है, ठीक है। और आप लोगों को बता चुका हूँ ये चीज़ कि केंद्र से किधर भी साइड आप ले लीजिएगा परिधि की दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। मतलब जो एक ही वृत्त की जो त्रिज्याएँ होती हैं वो क्या होती हैं, सदैव बराबर होती हैं। समझाए, एक ही वृत्त की त्रिज्या मतलब जैसे ये वृत्त है, ठीक है, तो इसकी कोई सी भी त्रिज्या ले लो हमेशा कैसी रहेगी, बराबर रहेगी। तो इसका एक तो गुण ये बन जाएगा कि वृत्त की समस्त त्रिज्याएं सदैव बराबर होती हैं। सही। तो देखिए पहला तो गुण ये बन जाएगा कि जो त्रिज्या वृत्त की त्रिज्याएं होती हैं वो सदैव कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। समझे। तो क्योंकि कोई सी भी त्रिज्या लो उसकी दूरी हमेशा कैसी रहेगी, बराबर रहेगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो त्रिज्याएं होती हैं वो सदैव कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो दूसरा गुण देखना है, तो यहाँ पे देखते हैं एक सर्किल बनाए और ये जो केंद्र से होकर जो हम लोग लाइन खींचते हैं, ठीक है, केंद्र से होकर जो जाती है उसको हम लोग बोलते हैं व्यास। सही, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास। तो अब आप लोग देख लीजिएगा जो व्यास है वो क्या कर रहा है, वृत्त को 2 भागों में बांट रहा है। समझे, व्यास क्या करता है, वृत्त को 2 भागों में बांट रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वृत्त के समस्त व्यास, वृत्त को 2 भागों में बांटते हैं। क्लियर रख रहे हैं। तो वृत्त के जो समस्त व्यास होंगे
वो क्या करते हैं, वृत्त को दो भागों में बांटते हैं। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि वृत्त की समस्त त्रिज्याएं क्या होती हैं, सदैव कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, कोई सी भी त्रिज्या ले लो, हमेशा कैसी रहेगी, बराबर रहेंगी सभी त्रिज्याएं। चलिए दूसरा पॉइंट क्या होता है कि वृत्त के समस्त व्यास क्या होते हैं, वृत्त को दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, तीसरा गुण लिखिएगा। देखिए, केंद्रीय वृत्त कभी आपस में नहीं काटते हैं। देखो, केंद्रीय लिख लो या सकेंद्रीय लिख लो, यहाँ पे तीसरा पॉइंट सकेंद्रीय लिख लेना। ठीक है, सकेंद्रीय का मतलब होता है कि एक ही केंद्र पर अगर कोई दो वृत्त खींचे जाएंगे वो आपस में कभी भी नहीं काटेंगे। सकेंद्रीय का मतलब क्या होता है, एक ही केंद्र, जैसे एक केंद्रीय हुआ, एक सर्किल खींचा और इसी को केंद्र मान के दूसरा अगर सर्किल खींचेंगे तो ये दोनों आपस में कभी भी नहीं काटेंगे। तो यहाँ पे लिख लेना आपका सकेंद्रीय वृत्त कभी आपस में नहीं काटते हैं। क्लियर रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा किसे कहते हैं। तो यहाँ पे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की बात की गई, तो यहाँ पे देख लीजिएगा। सबसे पहले देखो, दो सर्किल खींच रहा हूँ। ठीक है, अब दो सर्किल खींच रहा हूँ, अब यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींच रहा हूँ। ठीक है, दोनों को स्पर्श करती हुई जो जा रही है, दोनों वृत्तों को स्पर्श करती हुई जा रही है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जैसे दो वृत्त है और दोनों वृत्त को स्पर्श करती हुई कोई रेखा खींचते हैं। ठीक है, तो इसी को क्या बोला जाता है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बोला जाता है। ध्यान रखना है आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिखनी है। लिखने दो वृत्तों को स्पर्श करने वाली रेखा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कहलाती है। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया था कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा किसे कहते हैं। तो देखो, दो वृत्तों को स्पर्श करने वाली जो रेखा होगी उसको हम लोग क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। ठीक है, दो वृत्त को स्पर्श कर रही है तो इसको क्या बोला जाएगा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। तो आप लिखने वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने में प्रयुक्त की जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं या धन पूर्णांक कहलाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देख लीजिएगा कि जो नंबर आपके हैं, देखो 1 2 3 4 डॉट डॉट, ठीक है, इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। समझे, जो मतलब क्या है, किसी वस्तु को जैसे गिनने में हम लोग यूज करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इनफाइनाइट तक, अनंत तक की जो संख्याएं आती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और देखो यहाँ से यदि आपसे पूछा जाए कि प्राकृतिक संख्याओं को किससे निरूपित करते हैं, निरूपित या प्रदर्शित है। ठीक है, निरूपित, ठीक है, या प्रदर्शित, ठीक है, प्रदर्शित। तो एन होता है, कैपिटल एन बन के आ जाए तो वहाँ पे समझ लेना है कि ये क्या है, प्राकृतिक संख्याओं को निरूपित करता है। ध्यान रखो कि वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने में प्रयुक्त की जाती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4, ठीक है, इनफाइनाइट तक। देखिए इसके आगे यदि आपका 0 लगा देंगे, 0 1 2 3 3 4 डॉट डॉट, ठीक है, तो यहाँ पे प्राकृतिक संख्या नहीं रहेगी। ध्यान रखना है, यदि आगे 0 लगा के दे दिया जाए तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं रहेगी। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, हमेशा याद रखना है आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं भाज्य, भाजक एवं भागफल की परिभाषा
परिभाषा लिखिए या परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं भाज्य, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है वह संख्या जिसमें संख्या से भाग दिया जाता है भाज्य कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भाज्य की डेफिनेशन पूछ रहा था, तो ध्यान रख रहे हैं कि वह संख्या, ठीक है, वह संख्या जिसमें संख्या से मतलब किसी अन्य संख्या से भाग दिया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं भाजक। तो यहाँ पे लिखना है भाज्य में जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं, ठीक है। तीसरी डेफिनेशन है भागफल। तो यहाँ पे लिखना है भाज्य में भाजक से भाग देने के बाद प्राप्त संख्या भाजक कहलाती है। क्लियर। तो देखिए तीनों की डेफिनेशन पूछी थी, परिभाषित कीजिए, ये बोला था कि भाजक और भागफल। तो देखिए भाज्य का मतलब होता है कि वह संख्या जिसमें संख्या से भाग दिया जाए, मतलब किसी अन्य संख्या से भाग दिया जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। मतलब जिस संख्या में भाग देते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं, समझे। और भाजक मतलब होता है भाजक मतलब होता है कि भाज्य में जिस संख्या से भाग देते हैं, ठीक है, भाग दिया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। और देखो भागफल मतलब होता है भाज्य में भाजक से भाग देने के बाद जो हमें प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, जैसे ये होता है आपका भाज्य, ठीक है। अब क्या करें, जैसे भाग दे रहा हूँ तो इसको बोला जाएगा भाजक, ठीक है। जिस संख्या से हम लोग भाग देते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, आपका भाजक बोला जाता है। और जिस संख्या हम भाग देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, भाज्य। अब भाग जितनी बार जाता है तो उसको बोलते हैं भागफल। सही, भाग जितनी बार जाएगा उसको क्या बोलते हैं, भागफल। और देखो भाग देने के बाद यदि नीचे कोई संख्या बच जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं शेषफल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेषफल। तो इसको आप लोग बना लीजिएगा, इसके माध्यम से आप लोग ध्यान रखना है कि भाजक का मतलब होता है कि जिस संख्या से भाग देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं भाजक, ठीक है। और भाज्य का मतलब होता है कि जिस संख्या में भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाज्य, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखना है भागफल का मतलब होता है कि भाज्य में भाग देने के बाद जो प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं भिन्न से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे भिन्न की डेफिनेशन पूछी गई है, तो देखते हैं भिन्न की डेफिनेशन। तो यहाँ पे लिखना है यदि कोई संख्या P/Q के रूप में हो तो उसे भिन्न कहते हैं, ठीक है। यदि कोई संख्या P/Q के रूप में हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। जहाँ लिखना है, जहाँ P तथा Q पूर्णांक, ठीक है। जहाँ पर P तथा Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो भिन्न की डेफिनेशन पूछ रहा था, कह रहे कि यदि कोई संख्या P/Q के रूप में हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। और PQ क्या होंगे, पूर्णांक। जैसे यहाँ पे कहीं लिखा हो, जैसे 5/3, जैसे 7/3, जैसे 5/2, जैसे आपका हो जाए 9/5, ठीक है। तो ये सारी क्या होती है, भिन्न होती हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि संयुक्त भिन्न किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे संयुक्त भिन्न की डेफिनेशन पूछी गई है, संयुक्त भिन्न,
ठीक है, संयुक्त भिन्न की डेफिनेशन पूछी गई है। तो ध्यान रखना है कि भिन्न के साथ ऐसे लिखना है, भिन्न के साथ पूर्ण संख्या भी हो, भिन्न के साथ क्या हो, पूर्ण संख्या भी हो, तो उसे संयुक्त भिन्न या मिश्र भिन्न कहते हैं। से भिन्न के साथ में यदि कोई पूर्ण संख्या भी हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त भिन्न कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, जैसे आपकी क्या होगी, जैसे यहाँ पे लिखा है आपका 1/2, ये क्या है, भिन्न है। अब इसमें क्या है कि आगे कोई पूर्णांक लगा दीजिए, पूर्णांक, सही है, तो ये बन जाएगा 3 से 1/2, तो ये क्या हो गया आपका मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न हो गया, समझे, क्योंकि आगे ये 3 क्या है, पूर्णांक है, 1/2 क्या है, भिन्न है, ध्यान रखना है। सही, जैसे 5 सही 4/3 हो जाता है, जैसे 7 सही 2/5 हो जाता है, समझे, ये सब के सब क्या है, मिश्र भिन्न है, ध्यान रखना है। कहीं लिखा हो 3 सही 1/2, तो ध्यान रखना है ये वाला क्या होता है, पूर्णांक होता है, ठीक है, और ये जो लास्ट में लिखी होती है 1/2, ये क्या है, भिन्न है, क्लियर नहीं, ध्यान रखना है। भिन्न के साथ में यदि पूर्ण संख्या भी होगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिश्र भिन्न बोलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भागफल किसे कहते हैं, तो भागफल की डेफिनेशन पूछी गई है। तो आप लिखना है, भाग देने के बाद प्राप्त परिणाम, भाग देने के बाद प्राप्त परिणाम भागफल कहलाता है, क्लियर। तो यहाँ पे भागफल की डेफिनेशन पूछी थी, सिंपल भाषा में लिख लीजिएगा कि भाग देने के बाद प्राप्त परिणाम, मतलब जो भाग देने के बाद जो प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। भाग देने के बाद प्राप्त परिणाम क्या कहलाता है, भागफल कहलाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है संख्या 16,292 में कह रहा है कि 6 का स्थानीय मान और जातीय मान ज्ञात कीजिएगा। तो आपकी संख्या दी गई है 16,292, ठीक है, तो इसमें पूछा गया है 6 का स्थानीय मान, यहाँ पे लिखना है 16,292 में 6 का स्थानीय मान, ठीक है, 6 का स्थानीय मान। तो सबसे पहले स्थानीय मान निकालना है, तो स्थानीय मान निकालना आप लोगों को बताया होगा। तो यहाँ पे देखिए 6 का स्थानीय मान पूछा गया है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को 6 लिखना है और इसके बाद देखना है 6 के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 अंक हैं, तो आप लोग क्या करना है 6 के पीछे 3 जीरो बढ़ा दो, बस इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। समझे, 6 का स्थानीय मान पूछा है तो 6 लिखा और 6 के पीछे जितने अंक हैं उतने ही जीरो यहाँ पर लगा देने, तो 6 का स्थानीय मान कितना हो गया, 6000 हो गया। अब हमें पूछा गया जातीय मान, तो यहाँ पर लिखना है 6 का जातीय मान, तो हमेशा याद रखना, देखो जातीय मान वही रहता है जिस भी अंक का जातीय मान पूछा जाए, जैसे 8 का जातीय मान पूछा जाए तो 8 का जातीय मान कितना रहेगा, 8 ही रहेगा। जैसे 9 का जातीय मान कितना रहेगा, 9 रहेगा। 10 का कितना रहेगा, 10 रहेगा, क्लियर नहीं। तो 6 का जातीय मान पूछा गया तो कितना रहेगा, 6 रहेगा, क्लियर नहीं। स्थानीय मान आपका अलग अलग हो सकता है, निकलेगा, जैसे 9 का पूछा है तो 90 आएगा, ठीक है। 1 का पूछा जाएगा तो 1 के पीछे कितने जीरो आएंगे, 4 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। तो स्थानीय मान अलग अलग होगा, ठीक है, लेकिन जातीय मान वही रहेगा। जैसे 1 का जातीय मान कितना रहेगा, 1 रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिएगा। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखना है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी, ठीक है। वो 5 अंकों की पूछ रहे हैं, 99,999 हो जाएगी, समझे। और कह रहा है सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या निकालना आप लोगों को बताया था, पहले 1 लिखना है, उसके बाद जीरो लगा दो,
तो यहाँ पे 4 जीरो हो जाएंगे, समझे। अब इन दोनों को क्या पूछा गया, अंतर पूछा गया कि इन दोनों का अंतर कितना होगा, तो अंतर निकाल लीजिएगा, घटा दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे 9, फिर ये 9 आएगा, 9 और 9 में से गया कितना बचेगा, 8। तो 89,999 इसका आंसर हो जाएगा। ये थी DLED फर्स्ट सेमेस्टर की 10वीं क्लास। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।